पर एक तरफ जहां कंपनीज पर बेइंतहा जुर्माने लगाए जा रहे हैं, वहीं इन्वेस्टमेंट फर्म्स का अपने किसी भी गलत कामों को मानना जरूरी नहीं। जब आप इतने बड़े हो, इतने सारे प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स से डील कर रहे हो, तो गलतियां होती है। लगता है जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में क्रिमिनलिटी एक लेवल है जो साफ नजर आता है। आपने आखिरी बार कब देखा था? सिस्को या इंटेल या गूगल या एप्पल या IBM में ऐसा कुछ? मैं ये बात मानता हूँ कि हाईटेक और फाइनेंशियल सर्विसेज में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, लेकिन कैसे? वैसे देखने जाओ तो हाईटेक एक क्रिएटिव बिजनेस है जहाँ पर वैल्यू जनरेशन और इनकम आती है लगातार कुछ नया और अलग बनाते रहने से। 1990 के दशक की शुरुआत से डीरेगुलेशन और टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी आने की वजह से ऐसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का विस्फोट हुआ जिन्हें कहा गया डेरिवेटिव्स। इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स का दावा था कि उनसे मार्केट सुरक्षित हुए थे, पर असल में उनसे वो और भी अस्थिर हो गए। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद कई सारे पुराने फिजिसिस्ट्स और मैथमेटिशियंस ने अपने हुनर को कोल्ड वॉर टेक्नोलॉजी में बढ़ाने के बजाय फाइनेंशियल मार्केट्स में इस्तेमाल करने का फैसला किया और फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और हेज फंड्स के अलग अलग हथियार बनाए। बिल्कुल, जैसा वॉरेन बफेट ने कहा था, बड़ी तबाही के हथियार। रेगुलेटर्स, पॉलिटिशियंस और व्यापारियों ने फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता पर फाइनेंशियल इनोवेशन के खतरे को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके बैंकर्स लगभग किसी भी चीज पर जुआ खेल सकते थे। वो तेल की कीमतों में आ रहे उतार चढ़ाव पर, किसी कंपनी की बैंकरप्सी पर, यहाँ तक कि मौसम पर भी दांव लगा सकते थे। 1990 के दशक के अंत तक डेरिवेटिव्स $50 लाख करोड़ का अनियमित बाजार बन चुका था। 1998 में किसी ने उन्हें नियमित करने की कोशिश की। ब्रूक्स ली बोर्न स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में अपनी क्लास में अव्वल आई थी और वो एक बड़ी लॉ रिव्यू को एडिट कराने वाली पहली महिला थी। आर्नल्ड एंड पोर्टर में डेरिवेटिव्स प्रैक्टिस को चलाने के बाद बॉर्न को प्रेसिडेंट क्लिंटन ने उस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन को चलाने के लिए नियुक्त किया जो डेरिवेटिव्स मार्केट पर नजर रखता था। ब्रूक्स ली बोर्न ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ काम करने आऊंगा, तो हमने तय किया कि यह एक सीरियस और साथ ही बेहद अस्थिर करने वाला मार्केट है। मई 1998 में CFTC ने डेरिवेटिव्स को नियमित कराने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया। क्लिंटन के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने तुरंत उस पर प्रतिक्रिया की। मैं ब्रूक्स ली के ऑफिस में बस गया ही था और तब वह अपने टेलीफोन का रिसीवर नीचे रख रही थी और सच कहूं तो उनका चेहरा उतरा हुआ था और उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, लैरी समर्स का कॉल था। उनके ऑफिस में 13 बैंकर्स बैठे हुए थे और उन्होंने एक तरह से धमकाते हुए बात की थी और बॉन्ड को रुक जाने को कहा था। सारे बैंक अब बुरी तरह से इसी तरह की एक्टिविटी से पैसे कमाने के आदी हो गए थे और इसी से उन्हें रेगुलेट होने से रोकने के लिए एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हुई। सामर्स के उस फोन कॉल के कुछ वक्त बाद ग्रीन्सपैन, रूबिन और ACC चेयरमैन आर्थर लेविट ने बॉन्ड की निंदा करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और डेरिवेटिव्स को अनियमित रखने के लिए कानून लाने की सिफारिश की। उन डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शन को जिन्हें प्रोफेशनल्स प्राइवेटली नेगोशिएट करते हैं, उन्हें रेगुलेट करना फिजूल है। बदकिस्मती से उन्हें खारिज कर दिया। पहले क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने और फिर कांग्रेस ने साल 2000 में एक ऐसा अधिनियम पास करवाने में अहम भूमिका निभाई जिससे डेरिवेटिव्स को रेगुलेशन में काफी हद तक छूट मिल गई। वो मार्केट्स को एकजुट करके रेगुलेटरी बर्डन कम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इसे करने की जरूरत है। सेनेट को छोड़ने के बाद फिल ग्राम UBS के वाइस चेयरमैन बन गए। 1993 से उनकी पत्नी वेंडी इनरॉन के बोर्ड में कार्यरत थे। हमें इस बात की उम्मीद है कि इस साल एक मुनासिब तरीके से कानून के मुताबिक आगे बढ़ना मुमकिन हो सकता है, जिससे OTC डेरिवेटिव्स के लिए एक कानूनी यकीन तैयार होगा। लैरी समर्स ने बाद में एक हेज फंड के कंसल्टेंट के नाते $2 करोड़ कमाए जो डेरिवेटिव्स पर बहुत ज्यादा निर्भर था। मैं सेक्रेटरी समर्स की सभी बातों के साथ खुद को जोड़ना चाहता हूँ। दिसंबर 2000 में कांग्रेस ने कमोडिटी फ्यूचर्स मॉडर्नाइजेशन एक्ट पास किया। फाइनेंशियल इंडस्ट्री की लॉबीज की मदद से उसने डेरिवेटिव्स के रेगुलेशन पर रोक लगा दी। जैसे ही वो हुआ, हर तरफ हलचल शुरू हो गई और 2000 के बाद डेरिवेटिव और फाइनेंशियल इनोवेशन के इस्तेमाल में बहुत ही बड़ा उछाल आया। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जब तक 2001 में जॉर्ज बुश ने सत्ता संभाली, तब तक US फाइनेंशियल सेक्टर पहले से कहीं ज्यादा फायदेमंद
केंद्रित और ताकतवर हो चुका था। इस पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा कर चुके थे 5 इन्वेस्टमेंट बैंक्स, 2 फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स, 3 सिक्योरिटीज इंश्योरेंस कंपनीज और 3 रेटिंग एजेंसीज। और उन सबको एक साथ जुड़ा हुआ था सिक्योरिटाइजेशन फूड चेन ने, एक नया सिस्टम जो मॉर्गेजेस और दूसरे लोन्स में लगे हुए करोड़ों अरबों डॉलर्स को दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के साथ जोड़ता था। 30 साल पहले अगर आप घर के लिए एक लोन लेते थे तो लोन देने वाला यह उम्मीद करता था कि आप उसे पैसे लौटा देंगे। जो लोन देता था वह चाहता था कि आप उसके पैसे लौटाएं। अब यहाँ सिक्योरिटाइजेशन हो गया है, जिसके तहत लेनदार अगर लोन नहीं चुका पाता है तब भी देनदार पर कोई खतरा नहीं होता है। पुराने सिस्टम में जब एक होम ओनर हर महीने अपना मॉर्गेज भरता था तो वो पैसा उसके लोकल लेंडर के पास जाता था और उनकी मॉर्गेजेस चुकाने में दशकों लग जाते थे। लेंडर्स सावधान रहते थे। नए सिस्टम में लेंडर्स ने सारे मॉर्गेजेस इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेच दिए। फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने हजारों मॉर्गेजेस और दूसरे लोन्स जैसे कि कार लोन्स, स्टूडेंट लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट को एक साथ मिलाकर बनाए कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स, जिन्हें कहा गया कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस या सीडीओज। उन इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने फिर उन सीडीओज को इन्वेस्टर्स को बेचा। अब जब होम ओनर्स अपने मॉर्गेजेस भरते तो वो पैसा दुनिया भर के इन्वेस्टर्स तक पहुंच जाता। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने पैसा देकर रेटिंग एजेंसीज उन सीडीओज को इवैल्यूएट करवाया और उनमें से कईयों को एक AAA रेटिंग दे दी गई, जो कि सबसे ऊंचा इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है। इसे वो सीडीओज रिटायरमेंट फंड्स वैल्यू में मशहूर हो गए, क्योंकि वो सिर्फ ऊंची रेटिंग वाली सिक्योरिटीज ही खरीद सकते थे। ये सिस्टम एक जिंदा टाइम बॉम्ब था। देनदारों को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई लेनदार पैसा चुका सकता है या नहीं, इसीलिए उन्होंने जोखिम भरे लोन्स लेना शुरू कर दिया। इन्वेस्टमेंट बैंक्स को भी कोई परवाह नहीं थी। वो जितने ज्यादा सीडीओज बेचते उनका मुनाफा उतना ही ज्यादा होता। और वो रेटिंग एजेंसीज जिन्हें इन्वेस्टमेंट बैंक पैसे देते थे, उनकी सीडीओज की रेटिंग गलत साबित होने पर उन्हें कोई जिम्मेदार ठहराने वाला नहीं था। आपको जिम्मेदार ठहराने वाला कोई नहीं था और कोई रोकने वाला भी नहीं था, इसीलिए उन्हें तो ग्रीन सिग्नल मिल गया था लोन्स पर लोन्स देने का। 2000 और 2003 के बीच हर साल बनने वाले मॉर्गेज लोन्स की संख्या लगभग चौगुनी हो गई। इस सिक्योरिटाइजेशन फूड चेन से जुड़े हुए एक शख्स को शुरू से लेकर अंत तक मॉर्गेज की क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस फिक्र थे अपने वॉल्यूम बढ़ाने की और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की। 2000 की दशक की शुरुआत में सबसे जोखिम भरे लोन्स की तादाद बढ़ गई, यानी सब प्राइम लोन्स। पर जब हजारों सब प्राइम लोन्स को मिलाकर सीडीओज बनाए गए, तब भी उनमें से कईयों को AAA रेटिंग्स दी गई।